आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं या नहीं। वैसे तो हमें बॉलीवुड ने बहुत पहले ही बता दिया था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन आज इस टॉपिक पर मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आज से पहले भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और इन दिनों मुझे दोबारा एक ऐसा केस देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर बात की जाए। और ख़ासकर वो लोग जो शादीशुदा हैं, जो मैरिड हैं और उनके शादी के बाद भी अपोजिट जेंडर से दोस्ती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बीवी के कुछ मेल फ्रेंड्स हैं और आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, तो क्या ये ठीक है, क्या ये दुरुस्त है आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए? और क्या शादी के बाद भी हमें अपने अपोजिट जेंडर के दोस्तों के साथ दोस्ती कायम रखनी चाहिए? वैसे तो जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब मैं सबके लिए तो नहीं दे सकती। हर इंसान का केस मुनफरिद होता है और हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके जहन में ये सवाल होता है कि क्या शादी के बाद उन्हें अपने जो लड़के दोस्त हैं या जो लड़कियां दोस्त हैं, लड़कों के लिए लड़कियां दोस्त और लड़कों के लिए लड़कों के लिए लड़कियां दोस्त और लड़कियों के लिए लड़के दोस्त, तो क्या ये होना चाहिए या फिर शादी के बाद ये आपके रिलेशनशिप पर बुरा असर डाल सकता है? आज से तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले ना मुझसे एक जनाब ने एक सवाल पूछा था। उनकी कुछ थॉट्स थी, कुछ उनके मसले थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए और बोला कि काइंडली मुझे इस पर अपना ओपिनियन दें। मसला कुछ यूँ था कि वो जनाब, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उनके बहुत सारे ना मेल फ्रेंड्स थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड से करने वाले थे शादी। उनकी बनने वाली थी वो अहलिया। तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि शादी के बाद वो उनके मेल फ्रेंड्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम छोटी सोच के हो, तुम एक मिसोजिनिस्ट हो, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो या फिर मुझ पर हुक्म चला रहे हो। और वो अपने मेल फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो कह रही थी कि तुम अपनी गंदी सोच को अच्छा करो, क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना, ये मेरे बहुत करीबी हैं और मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं। तो वो जो जनाब थे उन्होंने मुझे कहा कि मैं मानता हूँ कि ठीक है, उनके दोस्त हैं वो, शायद मैं छोटी सोच का होऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक मर्द हूँ और मैं मर्दों की सोच बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ। और मुझे बिल्कुल भी कतन ये बात बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बीवी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ अपने इमोशंस, अपना जो भी उसकी सोच है, ओपिनियन है, थॉट्स वगैरह वो शेयर करे। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद वो सिर्फ मेरे साथ शेयर करे। मैं नहीं चाहता कि अपोजिट जेंडर के साथ उसका कोई इंटरेक्शन हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर, हमारे माशरे में ना, जो मर्द हजरात होते हैं या जो लड़के होते हैं वो इतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते। लड़कियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके दिमागों में क्या चल रहा है। और वो कहते हैं मैं खुद एक लड़का हूँ और मैं जानता हूँ, समझता हूँ, तो बहुत मुमकिन है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे अंदर ये फीलिंग है। जितना मैं अपने माशरे के लड़कों को जानता हूँ, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे या उनके साथ बातचीत करे या उनके साथ गपशप करे, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनकी सोच इतनी अच्छी नहीं होती उन लड़कों की। और लड़कियों को ना इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके बज़ाहिर दिखने वाले बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मेल फ्रेंड्स उनके लिए दिमाग में क्या सोच रखते हैं। और अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे, और जो मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूँगी वो मेरा अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जाहिर सी बात है उसका ताल्लुक साइकोलॉजी से होगा, तो खैर आप उससे गैर मुत्तफ़िक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर उस बात से मुत्तफ़िक हों जो मैं इस वीडियो में बोलूँ। आप हक रखते हैं गैर मुत्तफ़िक होने का, लेकिन यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस पर मैं आपके साथ एक बहुत ही मशहूर थेरेपिस्ट की थ्योरी भी शेयर करूँगी। शादी से पहले तो चलो समझ आता है कि आप कमिटेड नहीं होते, आप रख सकते हैं दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है अपोजिट जेंडर के साथ, मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शादी के बाद आपको अपने सारे मेल फ्रेंड्स से, अगर तो आप औरत हैं, और अगर आप मर्द हैं तो सारी फीमेल फ्रेंड्स से अपने सारे नाते तोड़ने होंगे अगर शादी और रिलेशनशिप चलाना है तो। हाँ, अगर शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शादी नहीं चलानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। मैं कोई मोरल साइंस टीचर नहीं हूँ, आपको यहाँ पर सही गलत समझाने तो मैं नहीं बैठी, लेकिन जो लॉजिक है, जो साइकोलॉजी थोड़ी बहुत है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप थोड़ी सी भी परवाह करते हैं अपने रिश्ते की और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, मुझे घर में कोई चिक चिक नहीं चाहिए, मुझे घर में पुरसकून माहौल चाहिए, मुझे अपनी वाइफ के साथ या मुझे अपने हस्बैंड के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप चाहिए, तो फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि शादी के बाद आपको
अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या औरत, दोनों पर ये लाजिम है कि अगर वो अपने रिश्ते को चलाना चाहते हैं तो अपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब यहाँ पर मैं आपको मोरली टारगेट नहीं करूँगी कि ये सही है, ये गलत है। सही गलत का फ़ैसला तो हर इंसान खुद करता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही मशहूर कपल थेरेपिस्ट हैं, टेरी रील नाम है उनका, और उनका एक बहुत ही फेमस थ्योरी है नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड। जी हाँ, नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड की बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है इस नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड को समझना। इस पर ना न्यूयॉर्क टाइम्स में भी टेरी रील जो है वो आर्टिकल लिख चुके हैं, काफ़ी जगह वो इस पर बात कर चुके हैं, और ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, बात ये है ना कि जब आप किसी इंसान से शादी करते हैं, अगर आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, खासकर लव मैरिज वालों के लिए अप्लाई होता है ये फार्मूला। अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है कि जब आप किसी इंसान से शादी करते हैं तो शुरू में बड़ा आइडियलाइज, बड़ा रोमांटिक किस्म का एक रिलेशनशिप होता है, काफ़ी इल्यूजन होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने होती हैं अरेंज मैरिज में भी और लव मैरिज में भी। लेकिन कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता जो इल्यूजन है ना, उसकी जो लेयर्स हैं वो हटने लगती हैं। जैसे जैसे इल्यूजन की लेयर्स हटने लगती हैं, भ्रम की लेयर्स हटने लगती हैं, रोमांटिसिज्म की लेयर्स हटने लगती हैं, तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी की तरफ जाना शुरू होते हैं। आपको अपने पार्टनर में उसके फ्लॉज, उसके जो भी गलतियां हैं, जो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, वो आपको दिखने लगती हैं। आपको उसमें ऐब, खामियां, उसकी हकीकत दिखने लगती है जो कि उसके इंसान होने की निशानी है। अब जैसे ही वो जो इल्यूजन है, वो भ्रम है, वो टूटता है और आप रियलिटी से मुतारिफ होते हैं, तो वो जो स्टेज है ना शादी में, वो कहलाता है नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड। और ये जो स्टेज आपकी लाइफ में आता है ना, जब आप रियलिटी में कदम रखने वाले होते हो, ठीक है, और आप इल्यूजन से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे होते हो, तो ये आपके रिलेशनशिप का एक बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ से अब डिसाइड होगा कि आपका रिलेशनशिप कितना लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ये जो नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड, यानी कि अब आपको आपका शौहर या आपकी बीवी बुरे लगने लगेंगे, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि मैंने तो 1.5 साल 2 साल जो एक्सपीरियंस किया इस बंदे के साथ, अब तो ये वैसा नहीं है, ये बंदी तो अब ऐसी नहीं है, या जो मैंने सोचकर लव मैरिज की थी वो जो लेयर्स हैं लव वाली, वो तो आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही हैं और मेरा सामना हकीकत से हो रहा है। तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे, एक हेट्रेड आपके दिल में आएगा और आपको आपका पार्टनर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यकीन माने ये बहुत नॉर्मल है, और ये जो फेज़ है ना, ये इस बात की निशानी है, निशानदेही करता है इस बात की जानिब कि अब आप रिलेशनशिप के दूसरे और बहुत अहम पड़ाव में जाने वाले हैं। कि अब जो है ना, अगर आपने इस फेज़ को अच्छे से प्रोसेस कर लिया तो आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की जानिब जाएंगे। और अगर यहीं पर आप भटक गए और आपने जो आपकी इमोशंस हैं हेट्रेड वाले या जो भी है, इसमें आप डूब गए और आपको अपना पार्टनर दुनिया का सबसे बुरा इंसान लगने लगा और आपने सोचा कि नहीं मुझे डिवोर्स लेना है या मुझे अफेयर करना है, तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर फिर आपकी शादी टूट सकती है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। क्योंकि कोई भी दुनिया का इंसान होगा ना जिससे आप शादी करोगे, उससे शादी के बाद आपको नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड वाले फेज़ पर आना ही होगा। ये हर किसी के साथ होगा आपका। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिट जेंडर से दोस्ती का इस नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। इससे इसका ताल्लुक़ यूँ है कि जब आपको आपका शौहर या आपकी बीवी की रियलिटी दिखने लगेगी, आपको पता चलेगा कि मेरी बीवी या मेरा शौहर एक नॉर्मल इंसान है जिसमें बहुत सारी गलतियाँ, खामियाँ हैं, फ्लॉज हैं, और मैं बोर हो रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं या जो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ एक कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो नॉवेल्टी है। और ये सबसे डेंजरस पॉइंट है, और यहीं पर अफेयर्स होते हैं और यहीं पर शादियाँ टूटती हैं। क्योंकि उस नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड वाले फेज़ को प्रोसेस करने की बजाय आप क्या करेंगे, उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे किसी और लड़के या लड़की के ज़रिए। ज़्यादातर जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी, आप उसके साथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और हकीकत तो ये है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान से शादी कर लें, चाहे वो कितना अमेजिंग, खूबसूरत, चार्मिंग, रिच, ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी हो, आसमान से बिल्कुल उतर कर ही क्यों ना आया हो ज़मीन पर, एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड का फेज़ आप बर्दाश्त करोगे, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझें कि आपके जो मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि देखिए शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है ना कि जिसमें आप कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको आपका पार्टनर बहुत बुरा लगता है, होते ना, इमोशंस आते हैं, आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी सुनता नहीं, तो ये जस्ट इमोशंस हैं।
इमोशंस का प्रॉब्लम ये है कि ये वक्त के साथ नॉर्मल हो जाते हैं। आपको अगर आज मुझसे नफरत है, मैं बुरी लग रही हूँ इस वीडियो में, तो बहुत मुमकिन है कि 1 महीने बाद जब आप मुझे देखें मुसलसल, तो 1 महीने बाद आपको मैं थोड़ी सी अच्छे लगने लग जाऊँ, क्योंकि इमोशंस क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। एक हेट था, हेट अब हमेशा तो हेट नहीं कर सकते ना आप किसी से, आप किसी से हमेशा नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत को वापस नॉर्मल होना होगा। यूं ही आप हमेशा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि मोहब्बत को वापस नॉर्मल होना होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब अपने इमोशंस को आप प्रोसेस करोगे, कम्युनिकेट करोगे, फीलिंग्स पर तवज्जो दोगे, तो वो जो नफरत है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलेगी। फिर कोई और इमोशन आएगा, फिर कोई और इमोशन आएगा। तो इमोशंस को समझना, प्रोसेस करना, डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, उस पर बात करना ज़रूरी है, ना कि उन इमोशंस को नम करना या उसको प्रोसेस करने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। क्योंकि आखिर में आप किसी से भी शादी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको ये सारे इमोशंस हर रिलेशनशिप में फेस करने पड़ेंगे। तो ये वजह है कि आपके जो मेल फ्रेंड्स होते हैं या फीमेल फ्रेंड्स होती हैं शादी के बाद, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ फजूल की फालतू के सिंपैथी शो करते हैं। आप अपने शौहर का रोना रो रही हैं, वो आपकी सुन रहा है। क्यों सुन रहा है वो आपकी? फ्री में कोई किसी की बातें नहीं सुनता आज की दुनिया में भाई, कुछ तो है ना, कुछ चाहिए उसको, वो तभी सुन रहा है। और उसका वो सुनना आपको नुकसान दे रहा है, फ़ायदा नहीं दे रहा। तो जब भी आप किसी के साथ अपना रोना धोना शेयर करेंगे, अगला बंदा आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी वल्नरेबिलिटीज़ देखेगा और वो उसका फ़ायदा उठाएगा, और आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में कम होती जाएगी। और अगर आप बहुत दुखी हैं अपने रिलेशनशिप में, आप नेविगेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं है, इमोशंस का इशू है, तो किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, जाकर काउंसलिंग लीजिए। वहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको कोई सीधा रास्ता दिखा देगा। दोस्तों से शेयर करना, सिंपैथी लेना और फिर उनके करीब चले जाना, क्योंकि जब आप किसी से अपने इमोशंस शेयर करते हो ना, तो आप उस इंसान के करीब होते जाते हो। इसे हम इमोशनल अफेयर कहते हैं। ये इमोशनल इनफिडिलिटी है, और ये उतनी ही ख़तरनाक है जितनी कि आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो। हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमने तो कभी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं थे, हम तो जस्ट इमोशनल ही कनेक्टेड थे। वो ज़्यादा बुरा है। मैं इमोशनल इनफिडिलिटी को ज़्यादा डैमेजिंग मानती हूँ। ये ज़्यादा नुकसान देता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, आपकी एनर्जी वेस्ट करता है, और फिर उस इंसान से ना आप थोड़ा सा कनेक्ट भी होते हो, तो उस ब्रेकअप को प्रोसेस करने में आपको बहुत दर्द का भी सामना करना होता है। क्यों फालतू का दर्द ले रहे हो यार लाइफ में? लाइफ अपने आप में दर्द है। तो बहुत वाइजली, समझदारी के साथ अपने इमोशंस को समझना, पार्टनर से कम्युनिकेट करना। नहीं समझ आ रहा कि इतना बोर्डम क्यों है रिलेशनशिप में, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, कुछ बुक्स पढ़ें, बैठकर बातचीत करें। और याद रखें कि इमोशंस हमेशा एक से नहीं रहते। आज आपको आपका पार्टनर बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद वो आपको बेहतर लगेगा, वो इमोशंस प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि इमोशंस हमेशा एक से नहीं रहते। और शादी एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला काम है। एफर्ट डालनी पड़ती है, हार्ड वर्क है, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं इसमें। तो इसको करने से पहले सोच लें कि यहाँ नॉवेल्टी मुझे हर टाइम नहीं मिलेगी। और वैसे भी जो लोग हर टाइम नॉवेल्टी ढूंढते हैं ना, नयापन ढूंढते हैं, तो नयापन भी एक टाइम पर आकर ना नॉर्मल हो जाता है उनके लिए, फिर उनको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो नॉवेल्टी गलत नहीं है, ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना भी कोई गुनाह नहीं है। आप अट्रैक्ट हुए हैं, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कीजिए और अपनी सीबीटी कीजिए, अपने आप को बताइए कि ये जस्ट इमोशंस हैं। ये लेडी जो मुझे अच्छी लगी, ये बंदा जो मुझे पसंद आया, अप्रिशिएट करें, ठीक है, उसकी खूबियों को अप्रिशिएट करें, लेकिन अपने आप को ये बता दें कि उसकी कुछ बुराइयां भी हैं जो आपको दिख नहीं रही। आपको अट्रैक्ट किया उसकी खूबियों ने, लेकिन जैसे आपकी बीवी, आपके शौहर में बुराइयां हैं, वैसे उस इंसान में भी हैं, जो नया है, न्यू है, शाइनी है, बिल्कुल आपके लिए ना नॉवेल्टी है। तो ये आपको बार बार अपने माइंड को बताना पड़ता है, ठीक है, आपको अपनी काउंसलिंग करनी सीखनी होती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि अगर अपनी सफरिंग कम करना चाहते हैं, अपना दर्द कम करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ ना रहें, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखें, दूसरे मर्दों औरतों पर डिपेंडेंट ना रहें, और शादी चलाना चाहते हैं, तो शादी के बाद अपोजिट जेंडर से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए दोस्ती वाला। जो भी मेल फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी में थे, आपने उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, वही ख़त्म कर दो, बस फिनिश। बोलो शादी के बाद मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ भाई, शादी के बाद मैं किसी की दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से मिलूँगी, मैं मेल फ्रेंड्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। सेम अप्लाई होता है मर्दों पर भी। आपको पता होना चाहिए कि शादी हो गई है, रोती धोती औरतों की जिम्मेदारी मत उठाइए। एक आपको बस थोड़ा सा वो 5-6 मिनट का प्लेजर है, उसके लिए आप इतना घंटों उस औरत का रोना धोना सुन रहे हैं। वो मिजरेबल वाइफ है, वो अपने शौहर का रोना धोना रो रही है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता रही कि उसकी भी कितनी गलतियाँ हैं शादी में।
उसका रोना धोना सुन के आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ 5-6 मिनट के प्लेजर के लिए बस। तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं और आप अपनी शादी ख़राब कर रहे हैं। आप लॉयल नहीं हैं, आप कमिटेड नहीं हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि 40, 45, 50 साल बाद जब आप पीछे मुड़ कर देखोगे और आप कहोगे कि यार मेरा रिलेशनशिप, मेरी फैमिली सब बर्बाद, तो बर्बाद तो होना है क्योंकि आपने उस टाइम पर डिसीजंस ऐसे लिए, आप वहाँ पर इमोशंस में बह गए, आपको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, आपको अवेयरनेस नहीं थी। तो यहाँ पर शेम मत कीजिए अपने आप को, समझिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और इस बात को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि शादी के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं कि ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हम इनको क्रॉस नहीं करेंगे। और वो लड़की जो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, कोशिश करें कि फिर शादी से पहले क्लियर कर लें चीज़ों को, बाद में फिर वही रोना धोना होगा, लड़ाइयाँ होंगी कि तुम छोटी सोच के हो, तुम ऐसे हो, या तुम छोटी सोच की हो, तुम शक कर रही हो मुझ पर और मेरी दोस्त पर। तो इस किस्म के ड्रामे होते हैं फिर। और अगर किसी औरत के लिए उसके शौहर से ज़्यादा अहम उसका दोस्त हो जाए और वो अपने शौहर को बोले कि मैं नहीं छोड़ सकती अपने दोस्त को तुम्हारे लिए, तो गड़बड़ है। और अगर किसी शौहर के लिए उसकी दोस्त बहुत अहम हो जाए और वो कहे कि मैं नहीं छोड़ सकता अपनी दोस्त को तुम्हारे लिए, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि कोई दोस्ती, कोई भी फ्रेंडशिप आपके रिलेशनशिप से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल के दौर में कोई दोस्त वोस्त होता नहीं है। आई एम सॉरी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। तो मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ दोस्तियों के। क्यों? क्योंकि ये आपको मेंटल पेन देता है, साइकोलॉजिकल पेन देता है, इमोशनल पेन देता है। याद रखिएगा कि आप रोना धोना करके, अपने पार्टनर की बुराई किसी तीसरे इंसान से करके ना सिर्फ अपने आप को एक मिजरेबल इंसान बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप्स को हल करने के लिए, अपने इश्यूज़ को हल करने के लिए गलत अप्रोच अपना रहे हैं। आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ख़ुद को शेम मत कीजिए, अपने आप के साथ बैठकर बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कीजिए और नॉर्मल मैरिटल हेट्रेड इसे एक्सेप्ट कीजिए। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपने इस स्टेज को, इस फेज़ को प्रोसेस कर लिया, तो आप अपना एक बहुत अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। और ये बात मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से बोल रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं खुद भी शादीशुदा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इन बातों पर गौर कीजिए। आपके दोस्त आपके शौहर से बढ़कर नहीं हैं, आपकी बीवी से बढ़कर आपके लिए आपकी कोई दोस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंड में फिर आप पछताएंगे, मे बी आप रिग्रेट में जाएं। तो उससे बेहतर है कि अभी अपने फ़ैसलों को बेहतर कर लें। खैर, ये मेरा और टेरी रील का ओपिनियन है, जो कि एक कपल थेरेपिस्ट हैं। ये हमारा ओपिनियन है, बाकी आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।